बिहार के चुनाव को लेकर के बहुत शुरुआत से ये कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग की इस चुनाव में क्या भूमिका होगी, ये सबसे महत्वपूर्ण है। एसआईआर की प्रक्रिया से लेकर के और तमाम अन्य प्रोसीजर में चुनाव आयोग किस तरीके की भूमिका अदा करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। आज बिहार से दो बड़ी खबरें निकल करके सामने आई हैं और हैरान करने वाली खबरें हैं। लालू यादव जो कि आरजेडी पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, उन्होंने एक लेटर लिखा चुनाव आयोग को और चुनाव आयोग से लेटर लिख करके कहा कि इस पर्टिकुलर सीट को लेकर के हमारी बातचीत हो गई है और यह सीट अब वीआईपी को दे दी जाए, यानी उनकी जो सहयोगी पार्टी उसको दे दी जाए। और यहां पर चुनाव आयोग उस सीट पर वीआईपी के कैंडिडेट को मानने के लिए तैयार नहीं। पहली बात, उनके कैंडिडेट का नामांकन खारिज करने को लेकर तैयार नहीं। और दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर निकल करके सामने आई है, बिहार में आज तीसरे कैंडिडेट का पर्चा नामांकन रद्द हो गया है। बिहार के अंदर आज आरजेडी की उम्मीदवार, उनका पर्चा रद्द हो गया। अभी तक कुल मिलाकर के 3 पर्चे चुनाव आयोग रद्द कर चुका है और अभी 23 तारीख तक जो है वो नामांकन जो है वो उसमें नाम वापस लेने की तारीख है, यानी कल तक जो है वो चुनाव आयोग स्क्रूटनी कर रहा होगा कि जो नामांकन उसके पास में आए हैं क्या वो वाकई सही है या इसमें 1-2 नाम और बढ़ सकते हैं। अब सोचिए कि जिस बिहार में एक एक सीट को लेकर के मारामारी है, उस बिहार में अगर 3 सीटों पर ही पहले ही चीजें माइनस हो चुकी हैं तो फिर बताइए क्या ही कहा जाए। 2 बड़ी खबरें मैं आपको बताता हूं। कल प्रशांत किशोर ने बड़ा एक आरोप लगाया था कि उनके उम्मीदवार को उठा ले गए बीजेपी के लोग और उनका उम्मीदवार वो पूरे दिन अमित शाह के साथ में घूमता रहा, अमित शाह उसको अपने साथ में घुमाते रहे, किसी तरीके से वो नामांकन ना कर पाए इसलिए। और वहां पर भी उन्होंने चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया था। यानी चुनाव आयोग वो क्या कर रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें देखिए और यहां पर आरजेडी की उम्मीदवार हैं और आरजेडी की उम्मीदवार यहां पर रोती हुई बाहर आ रही है। उनके चेहरे पर आंसू यहां पर दिखाई दे रहे हैं और जाहिर सी बात है किसी कैंडिडेट का जब पर्चा निरस्त हो जाता है तो फिर उसके बाद में आंसू निकल ही आते हैं। और यह सबसे बड़ा सवाल है कि किस तरीके से नामांकन जो है रद्द हो रहे हैं। 3 प्रत्याशियों के अभी तक नामांकन जो है रद्द किए जा चुके हैं। एक एक करके देखिए। 3 प्रमुख दलों के नेताओं के नामांकन रद्द किए जा चुके हैं, जिसमें पहला नामांकन रद्द हुआ मडोरा से एलजेपी रामविलास पार्टी के उम्मीदवार सीमा कुशवाहा, उनका नामांकन रद्द किया गया। फिर आज मोहिनिया से आरजेडी की उम्मीदवार श्वेता सुमन, जो अभी ये रोती हुई आपने देखी, लालू प्रसाद यादव की पार्टी की नेता है, उम्मीदवार हैं, और इनका नामांकन रद्द कर दिया गया। और तीसरा जो पर्चा रद्द हुआ है वो सुगोली से वीआईपी के उम्मीदवार शशि भूषण सिंह का नामांकन रद्द हुआ है। अब यहां पर 3 नामांकन जो है रद्द किए गए हैं और 3 में से 2 जो है वो महागठबंधन के हैं। सुगोली से शशि भूषण आरजेडी के निर्वर्तमान विधायक हैं, जिन्होंने वीआईपी के सिंबल पर नॉमिनेशन किया था। सुगोली से सीट से आरजेडी के बागी और निर्दलीय उम्मीदवार ओम प्रकाश का नामांकन भी रद्द हो गया है। केवल 3 है वो जो पार्टियों के हैं और निर्दलीय उनको भी अगर मिलाएंगे तो ये संख्या कितनी होगी। नामांकन की जो प्रक्रिया है उसमें ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा जो है वो विवाद है या अपवाद है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी का नामांकन रद्द हो गया, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में नामांकन रद्द हो रहा है तो इसके पीछे सवाल क्या है, ये बहुत बड़ी बात है। अब मैं आपको ले चलता हूं उस कहानी की तरफ जो आज निकल करके सामने आई है, जहां पर आरजेडी यानी लालू प्रसाद यादव, उन्होंने लेटर लिखा चुनाव आयोग को और चुनाव आयोग ने हाथ खड़े कर दिए। मामला है वीआईपी और आरजेडी यहां पर सीट बंटवारे को लेकर के। क्या पूरा मामला जरा समझिए। महागठबंधन में गोरा बोराम सीट को लेकर के घमासान मचा हुआ है। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के प्रत्याशी अफजल अली खान नामांकन वापस लेने को तैयार नहीं है, जबकि पार्टी ने सीट विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी को सौंप दी है। इस गड़बड़ी के बीच में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने चुनाव आयोग को पत्र लिख करके स्पष्ट किया कि आरजेडी ने इस सीट से प्रत्याशी नहीं उतारने का फैसला किया है, लेकिन चुनाव आयोग ने हाथ खड़े कर दिए हैं और वीआईपी अब कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। यह मामला 16 अक्टूबर का है,
जब महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर के चर्चा चल रही थी, किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले ही आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अफजल अली खान को गोरा बोराम सीट का सिंबल सौंप दिया। सिंबल मिलते ही अफजल ने नामांकन भर दिया, लेकिन अब अंतिम सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय हुआ तो आरजेडी ने इस सीट को वीआईपी को दे दिया और इसके बाद में वीआईपी से मुकेश साहनी के भाई संतोष साहनी ने भी गोरा बोराम से नामांकन कर दिया। इसी दावेदारी से उलझन बढ़ गई। राजद ने अफजल अली खान से सिंबल लौटाने और नामांकन वापस लेने को कहा, लेकिन पूर्व विधायक अफजल साफ इनकार कर चुके हैं, वह मैदान से हटने को तैयार नहीं है और दावा कर रहे हैं कि सिंबल उन्हें वैध रूप से मिला था। इसी कंफ्यूजन के बीच में लालू यादव ने चुनाव आयोग को पत्र लिख करके स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की। पत्र में लालू यादव ने कहा कि गोरा बोराम सीट महागठबंधन के फार्मूले के तहत वीआईपी के खाते में गई है। राजद ने यहां कोई प्रत्याशी नहीं उतारने का फैसला किया है। अफजल अली खान का नामांकन महागठबंधन की सहमति के बिना भरा गया है। लालू यादव ने आयोग से अपने पत्र में हस्तक्षेप करने की अपील की, लेकिन आयोग ने अपने हाथ खड़े कर दिए। आयोग ने लालू के पत्र पर जवाब दिया कि अफजल खान का नामांकन पूरी तरह से वैध पाया गया है। आयोग नियमों के तहत वह अब कुछ भी नहीं कर सकता है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद में वीआईपी इस विवाद को लेकर के कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है ताकि अफजल के नामांकन को चुनौती दी जा सके। अब जरा समझे आप ये मसला क्या है। मतलब आरजेडी ने पहले एक सीट जो है वो दे दी अपने पूर्व विधायक को, सिटिंग विधायक अफजल अली खान को, और बाद में ये सीट जो है वो मुकेश साहनी को चली गई, वीआईपी पार्टी को चली गई। उन्होंने अपने भाई संतोष साहनी को उतार दिया। संतोष साहनी को टिकट दे दिया तो लालू यादव ने कहा कि भैया अफजल तुम बैठ जाओ। अफजल यहां पर बैठने के लिए तैयार नहीं है, तो चुनाव आयोग को लेटर भेज दिया लालू यादव ने कि भैया इनकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाए। लेकिन चुनाव आयोग ने कहा कि नहीं, हम तो इनकी उम्मीदवारी निरस्त नहीं करेंगे, इनका नामांकन वो पूरी तरह से वैध है। यहां पर जिस सीट पर महागठबंधन की तरफ से लेटर लिख करके लालू यादव कह रहे हैं कि इनका नामांकन यहां पर रद्द कर दिया जाए, वहां उस सीट पर चुनाव आयोग कह रहा है कि नहीं, इनका नामांकन वैध है, हम रद्द नहीं करेंगे। और जिस सीट पर वीआईपी आरजेडी वो कह रहे हैं कि नहीं हमारा नामांकन सही है, रद्द मत करिए, वहां नामांकन रद्द हो गया क्योंकि चुनाव आयोग कह रहा है कि नामांकन पूरी तरह से सही नहीं था। समझे आप इस बात को कुछ? यानी अब इस सीट पर अगर लालटेन के सिंबल पर उनका नामांकन वैध है, वो लड़ेंगे, तो फिर तो मतलब जो लालटेन वाला आदमी है वो तो लालटेन पर ही वोट डालेगा, वीआईपी वाला वीआईपी पर ही वोट डालेगा, और इस सीट पर क्या होगा? यानी एक तरफ जो खिचड़ी इस वक्त में मची हुई है, और इस सीट को अगर जोड़ दें तो फिर ये 12 सीट हो जाएंगी जहां पर आमने सामने की फाइट हो जाएगी, क्योंकि 11 सीट हुई थी ये सीट देने के बाद में। अब एक गिनती फिर से बढ़ जाएगी, 12 सीट हो जाएंगी, और ये गिनती कम करने के लिए ही बैठकें हो रही हैं। और आज बैठक हुई लालू यादव की, तेजस्वी यादव की और अशोक गहलोत की। जरा ये पहली तस्वीर देखिए आप। ये कुछ देर पहले हमने खबर दिखाई थी और उसमें उस वक्त में ये पहली तस्वीर सामने आई थी, और मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये तस्वीर जानबूझ करके इस तरह से जारी की गई है ताकि और दूसरे नेताओं की तस्वीर जो है इसमें दिखाई ना दे। और इसके बाद में ये दोनों फोटो खुद अशोक गहलोत ने जो जारी कर दी, और अशोक गहलोत ने इसके साथ में एक दूसरी फोटो जारी की है। अब जरा इस तस्वीर को देख लीजिए जिसमें अशोक तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं, कृष्णा अलुबरू हैं, संजय यादव हैं और कांग्रेस के नेता जो है वो दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसमें बिहार कांग्रेस के नेता नहीं है, दिल्ली के अन्य नेताओं को कमान दे दी गई है। अब देखिए इसमें अशोक गहलोत की तरफ से ट्वीट करके कहा गया कि आज एआईसीसी प्रभारी श्री कृष्णा अलुबरू के साथ में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के साथ में बेहद सकारात्मक मुलाकात हुई है। बिहार में इंडिया गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है और मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। कल महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। बिहार में भाजपा द्वारा महागठबंधन में फूट डालने एवं माहौल खराब करने के उद्देश्य से प्रायोजित कैंपेन चलाया गया। ऐसा माहौल बना दिया गया कि जैसे महागठबंधन में आपस में फूट डल गई है। 243 सीटों में से 5 से 7 सीटों पर स्थानीय नेताओं एवं समीकरणों के कारण कई बार फ्रेंडली फाइट जैसी परिस्थिति बन जाती है। यह बहुत छोटी संख्या है, परंतु इसे लेकर के मीडिया में महागठबंधन के खिलाफ कैंपेन चला दिया गया, जबकि असलियत में कोई परेशानी नहीं है। बिहार अब बदलाव चाहता है और पूरे बिहार की जनता समझ रही है कि प्रदेश में इंडिया गठबंधन की जीत देश एवं प्रदेश के हित में है। आपसे कुछ कहना चाहता हूं,
आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। अब यहां पर ये कह रहे हैं कि भैया 13 सीट नहीं 5-7 सीटों का मामला है, तो क्या कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसमें सिर्फ 5 या 7 ही सीट बच जाएंगे और बाकी जगह पर नाम वापस हो जाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या अशोक गहलोत ने अंदर जाकर के 13 सीटों पर बातचीत की है और बातचीत बन गई है, सहमति बन गई है? और क्या जो पहले एक फॉर्मूला बताया जा रहा था कि कांग्रेस 61 सीटें ले ले लेकिन तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान करे सीएम के लिए, तो क्या कल तेजस्वी के नाम का ऐलान हो जाएगा और उसके साथ साथ कांग्रेस की 61 सीटें रह जाएंगी और आरजेडी कुछ सीटों पर पीछे हट जाएगी और कांग्रेस भी कुछ सीटों पर पीछे हट जाएगी? खबर जो है वो इसी तरह से चल रही है। ब्रेकिंग न्यूज यही चल रही है कि महागठबंधन की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है और तेजस्वी सीएम फेस घोषित हो सकते हैं महागठबंधन की तरफ से। ये खबरें चल रही है और ये खबरें जब चल रही हैं तो बीजेपी में क्या खबर होगी, या बीजेपी की खबरें या बीजेपी की हवैयां वो कैसे उड़ी हुई होंगी? जरा इस बात को तो समझिए। जिस तरीके से पूरा चक्रव्यूह बनता हुआ नजर आ रहा था महागठबंधन में, अब वो चक्रव्यूह क्या पूरी तरह से टूट जाएगा? और इस चक्रव्यूह के बीच में चुनाव आयोग का क्या खेल है, क्या काम है, या चुनाव आयोग की कितनी निष्पक्षता बरकरार रह पाएगी? ये सारे बहुत बड़े सवाल हैं। चुनाव आयोग को लेकर के केवल बीजेपी नहीं बोल रही है, बाकी सब बोल रहे हैं। बाकी सब कह रहे हैं कि भैया चुनाव आयोग, इनकी दाल में तो कुछ न कुछ काला है, या चुनाव आयोग वो एक्शन नहीं ले रहे हैं, लेटर हम भेज रहे हैं, वहां पर कुछ हो नहीं पा रहा है। कल इसी तरह के आरोप प्रशांत किशोर ने लगाए और प्रशांत किशोर ने कहा कि हमारे उम्मीदवार को अमित शाह अपने साथ में लेकर के घूमते रहे ताकि वो नामांकन ना दे। बाकायदा फोटोज के साथ में उन्होंने दिखाया। अब बताइए बीजेपी की स्थिति क्या है? अगर प्रशांत किशोर के उम्मीदवार को लेकर के उड़ना पड़ रहा है, यहां पर 3-3 उम्मीदवारों के नॉमिनेशन वो कैंसिल हो गए हैं, जिसमें 2 महागठबंधन से है और चौथा एक ऐसा नॉमिनेशन है जिसको करवाना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है, यानी 3 विकेट अगर पहले ही गिरा दिए जाएं तो फिर बताइए क्या कहा जाए। दानापुर में महागठबंधन की ओर से एक सज्जन जो चुनाव लड़ते हैं, उनकी छवि एक बड़े बाहुबली अपराधी प्रवृत्ति के नेता के तौर पर है, जो अभी जेल में है। और फिर भी वहां भाजपा जब लड़ती है तो इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ ये डराते हैं कि भाई हमको वोट दे दो, नहीं तो जो सज्जन राजद से जीतते हैं वो आ जाएंगे, आपका जीना हराम कर देंगे। तो इस बार दानापुर की जनता ने ये तय किया था कि भैया उनसे डर के हम लोग भाजपा को वोट नहीं देना चाहते, और दानापुर के सारे व्यवसायी एक साथ बैठकर उन्होंने ये तय किया कि भाई कोई भी जीतता है, सबसे ज्यादा खामियाजा, सबसे ज्यादा दिक्कत दानापुर में बिजनेस व्यापार करने वाले लोगों को होती है। वहां के जो दोनों ओर के बाहुबली नेता हैं वो उनको परेशान करते हैं। तो वहां के लोग यहाँ आए, मेरे साथ उनकी 3 राउंड 4 राउंड बैठकें हुई और सबने मिलकर आपस में से एक राजनीतिक व्यक्ति जो वहां पर व्यवसायी भी हैं, उनका नाम अखिलेश है, वैसे बोलचाल की भाषा में उनका नाम मुटुर शाह है, वो लोग आए और पूरे समाज ने मिलकर ये तय किया कि मुटुर शाह जी को भैया आप टिकट दीजिए। रीतलाल यादव के डर से भाजपा को और भाजपा के डर से रीतलाल यादव को जो वोट देने की व्यवस्था बनी है, इससे हम लोग निकल सकें। मैं आपको उसका चित्र जारी कर रहा हूं। ये मुटुर शाह हैं जो मनोज भारती जी के हाथ से यहां से सिंबल लेकर गए, और ये साहब सिंबल लेकर तो गए लेकिन वहां पर निर्वाचन के ऑफिस तक नहीं पहुंच सके। ये कहां गए? पूरे दिन तक मीडिया में अफवाह चलता रहा और भाजपा वाले ये बताते रहे कि रीतलाल यादव ने, उनके गुंडों ने, राजद के गुंडों ने
जन सुराज के उम्मीदवार को बंधक बना लिया है। तो अब मैं आपको वो चित्र दिखा रहा हूं कि ये साहब उस दिन मुटुर शाह जी कहां थे। ये देखिए, ये हैं भारत के गृह मंत्री, ये भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह। अमित शाह जी हैं भारत के गृह मंत्री, और साथ में है धर्मेंद्र प्रधान जो भारत सरकार के मंत्री हैं और भाजपा के यहाँ चुनाव के अधिकारी हैं, प्रभारी हैं। देखिए आप लोग, आचार संहिता की बात होती है, वोटरों को डराने खरीदने पर आचार संहिता लागू है, लेकिन सामने का जो उम्मीदवार है उसको भारत के गृह मंत्री अपने साथ खड़ा किए हुए हैं, पूरे दिन बैठाए हुए हैं ताकि वो नामांकन भी न कर सके। ये है भाजपा के चाल चरित्र चेहरा। ये देखिए भाजपा का चाल चरित्र चेहरा, और बता रहे हैं ट्विटर पर बैठ के कि जनसुराज के उम्मीदवार भाग रहे हैं। आप बताइए, कोई साधारण व्यवसायी जो राजनीति करता है उसको भारत के गृह मंत्री अगर बुलाकर अपने साथ बैठा ले तो उसके पास क्या विकल्प बचेगा। और कहां है चुनाव आयोग? एक वोटर को आप पैसा देते हुए, डराते हुए अगर दिख जाए तो आप पर इल्जाम लगता है कि आपने आचार संहिता का उल्लंघन किया। और यहाँ भारत के गृह मंत्री और केंद्र में भाजपा के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान खुलेआम जनसुराज के प्रत्याशी को अपने साथियों के साथ, दल बल के साथ घेरे हुए हैं, और इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है। चुनाव आयोग को अभी आपको ये जारी करने के बाद आधिकारिक तौर पर हम लोग चुनाव आयोग को हम लोग निवेदन करने जा रहे हैं कि देखिए कि जनसुराज के प्रत्याशियों के साथ क्या हो रहा है। ये जनसुराज के प्रत्याशी के साथ नहीं हो रहा है, ये वो डर है, वो राजनीतिक बंधुआ मजदूरी जो खत्म करने का रास्ता जनसुराज ने बनाया है, उससे छटपटाहट जो पैदा हुई है उसी का नतीजा है। चुनाव आयोग जिस तरीके से सवालों के घेरे में है, अब ऐसे में कोर्ट इसमें क्या फैसला लेता है वो सबसे बड़ी बात है। क्या कोर्ट इसमें हस्तक्षेप करेगा, या कोर्ट कहेगा कि भैया नियम कायदे वो चुनाव आयोग के हैं, चुनाव आयोग इस वक्त में प्रोसीजर कर रहा है और ऐसे में हम दखल नहीं देंगे। या चुनाव आयोग उसको कम से कम कोर्ट से एक फटकार लगेगी कि अगर पार्टी के सर्वे सर्वा वो ये कह रहे हैं कि हमारा सिंबल हम इसको नहीं दे रहे हैं, हमारी सहमति नहीं है, तो आप इसमें सिंबल रद्द क्यों नहीं कर रहे हैं। तेजस्वी यादव या फिर लालू यादव वो कह रहे हैं जब इस बात को चुनाव आयोग को लेटर लिख करके बाकायदा कि जिस सीट पर आप इनको नॉमिनेशन फाइल करवा रहे हैं उस सीट पर हमारा सिंबल जो है वो इनके साथ में नहीं है। अब समझौते के तहत हमने सीट दूसरी पार्टी को दे दी है, लेकिन चुनाव आयोग मानने के तैयार नहीं है। तो ये सारी चीजें चुनाव में कितना अंतर पैदा करेंगी, और क्या वाकई कम से कम जो है वो 10 सीटें 5 सीटें वो ऐसी हैं कि महागठबंधन को अगर कुर्सी प्राप्त करनी है तो कम से कम बहुमत का आंकड़ा वो 122 नहीं बल्कि 132 मान करके चलना चाहिए, क्योंकि 3 सीटें 4 सीटें ऐसी हो चुकी हैं। हो सकता है कि 3-4 सीटें चुनाव के वक्त में कुछ ऐसी हो जाए या वहां पर कुछ इस तरीके के समीकरण बन जाए, यानी 8-10 सीटों का अगर मार्जिन रहा तो शायद सरकार बने, और अगर 8-10 सीटें कम रही, नीचे रही, तो फिर वही होगा कि हम तो मंजिल तक तो जरूर पहुंचे, समंदर तक तो जरूर पहुंचे, लेकिन वहां पर उसमें डूब नहीं पाए, उसमें डुबकी नहीं लगा पाए। यानी अंगूर खट्टे हैं वो वाली बात कह करके फिर हटना पड़ेगा। खैर, देखते हैं कि अब इस मामले में कोर्ट क्या फैसला लेता है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।